हेलो फ्रेंड्स। आइए आज एक नई चीज़ की बात करते हैं हम। एमोस एमोस एसपीएसएस का एक पैकेज था पहले, जो अब एक फुल फ्लैज सॉफ्टवेयर है और आप साइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं ट्रायल पीरियड। और इसकी फीस चार्जेस अभी एज ऑफ जून 2017 57,400 पर यूज़र पर ईयर का है ये लाइसेंस। अगर आप इसको जनरली जो लेते हैं ये 3 यूज़र पैक के अंदर आता है। जैसे ये समथिंग 1 लाख के करीब का आएगा अगर आप एकेडमिक लाइसेंस लेते हैं 3 यूज़र पैक का। तो इसको इस प्लेलिस्ट में हम बात करेंगे एमोस क्या है, इस पे कैसे काम किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं। ये रूल्स हैं जो एमोस के अंदर यूज होंगे। एमोस की फुल फॉर्म है एनालिसिस ऑफ मोमेंट स्ट्रक्चर। इसके 6 रूल हैं जो मैंने ओवर द ईयर्स बनाए कि इससे थोड़ा सीखना आसान हो जाता है। पहला रूल इसका ये है कि वेरिएबल 2 तरह के होते हैं, ऑब्जर्व्ड एंड लेटेंट। ऑब्जर्व्ड वेरिएबल वो हैं जो आप डायरेक्टली पूछ लेते हैं रिस्पोंडेंट से। जैसे अगर आपको लेवल ऑफ मेजरमेंट्स का पता है तो रेशो टाइप के मीन्स जैसे मैंने पूछा व्हाट इज योर एज, फिल इन द ब्लैंक्स इन ईयर। अब ये एक बिल्कुल क्लियर ऑब्जर्व वेरिएबल है, जो मैंने पूछा आपने उसका आंसर दिया। लेकिन लेटेंट वेरिएबल वो होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जिनको हम डायरेक्टली पूछते नहीं हैं, जिनको हम इन्फर करते हैं। लाइक योर हैप्पीनेस। हैप्पीनेस पे मेरे पास कोई स्केल नहीं है कि मैं आपसे पूछूं आप कितने हैप्पी हैं और आप बताइए मैं इतना हैप्पी हूँ। तो मैं 5-6 बातें पूछूंगा आपसे अलग अलग, और उनसे मैं इन्फर करूंगा कि आप हैप्पी हैं या नहीं। तो बेसिकली लिकर्ट स्केल जो है वो लेटेंट वेरिएबल हो गया हमारा। तो ऑब्जर्व वेरिएबल को यहाँ पे हमेशा बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और लेटेंट वेरिएबल को सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इनके कई नाम हैं। लेटेंट वेरिएबल को ही फैक्टर बोल देते हैं, इसी को कंस्ट्रक्ट बोल देते हैं, ये सब सर्कल से रिप्रेजेंट होगा। ऑब्जर्व वेरिएबल को स्टेटमेंट बोल देते हैं, जैसे लिकर्ट में। साइकोलॉजी के लोग यूज करते हैं टर्म आइटम, तो इसको बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। रूल नंबर 2, वेरिएबल्स आर अगेन ऑफ 2 टाइप्स, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो पहला था ऑब्जर्व्ड और लेटेंट। एक बहुत ही सिंपल अप्रोच ऑब्जर्व्ड वेरिएबल की, जो भी आपकी एसपीएसएस की डाटा फाइल में प्रेजेंट है वो ऑब्जर्व्ड वेरिएबल होगा। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा लीडरशिप की क्वालिटी या हैप्पीनेस के बारे में या आपका सेटिस्फैक्शन लेवल के बारे में, तो एसपीएसएस की डाटा फाइल में कभी भी कहीं पे सेटिस्फैक्शन नाम की कोई कॉलम नहीं होगा। अगर आपने कहा नहीं मैंने लिकर्ट स्केल का मीन ले लिया है तो वो ऑब्जर्व हो गया। अगर वो नहीं है, सेटिस्फैक्शन कहीं नहीं है, तो वो लेटेंट रहेगा। इसको हम आगे भी क्लियर करेंगे। सेकेंड रूल, वेरिएबल्स 2 तरह के, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का दूसरा नाम एंडोजेनस है। अब एंडो एक ग्रीक रूट है जिसका मतलब इन होता है। तो आपको ये याद रखना है कि इस वेरिएबल में हमेशा इनके अंदर एरो लगता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है सेल्स, यहाँ पर एरो का मतलब सेल्स डिपेंड्स ऑन एडवर्टाइजमेंट। आईडीवी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सोजेनस वेरिएबल भी बोल देते हैं। और एंडो का मतलब होता है इन, और यहाँ पर एक्सो आना चाहिए। ई एक्स का एक्चुअली मतलब होता है आउट। तो ये वो वेरिएबल होते हैं जिनमें से एरो हमेशा बाहर की तरफ जा रहा होता है। रूल नंबर 3, एनी ऑफ द डिपेंडेंट और सर्कल और बॉक्स कैन बी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो मैंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं। सेल्स, एडवर्टाइजमेंट मैंने एक्चुअल मेजर किए हैं कंपनी के। तो सेल्स जो है वो, क्योंकि एक्चुअल मेरे डाटा फाइल में है, बॉक्स आएगा, और एडवर्टाइजमेंट पे भी बॉक्स आएगा, और सेल्स डिपेंड करता है एडवर्टाइजमेंट पे। एक दो खास चीज़ें यहाँ पे, एमोस टाइम सीरीज डाटा पे काम नहीं करता है। ये बेसिकली बना है, काम नहीं करता है का मतलब आप ये लगाइए कि जनरली हम काम नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ये क्रॉस सेक्शनल डाटा पे काम करता है। अब जैसे ये एक आया मेरे पास, मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन इंसेंटिव। तो अगर एक ऊपर वाले को और इन दो को कंपेयर करते हैं, सेल्स डिपेंड्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, सेल्स भी एक्चुअल है, एडवर्टाइजमेंट भी एक्चुअल है, बाईवेरिएट है, और दोनों का हम रिलेशन चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ रिग्रेशन लग जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ काम करेंगे, मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन इंसेंटिव्स। इंसेंटिव एक्चुअल आपके क्या क्या इंसेंटिव्स है रूपी फिगर्स में है, तो ये तो एक्चुअल डाटा है ऑब्जेक्ट वेरिएबल। पर मोटिवेशन कोई एक चीज ना हो कि मैं 5-7 स्टेटमेंट आपसे पूछूंगा, उनसे इन्फर करूंगा, तो यहाँ पे रिग्रेशन ही लगेगा या कुछ और लगेगा? है तो बाईवेरिएट,
मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन दिस। लेकिन ये तो रेशो टाइप का है और ये यहाँ पर हमारा हो गया है लिकर्ट स्केल का। अब जब लिकर्ट स्केल आ जाता है तो एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं आप इससे पहले कि इसको रिग्रेशन लगाएं, आप एक दो चीज़ें चेक कर लें। नंबर वन, इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक कर लें मोटिवेशन की। रिलायबिलिटी वैलिडिटी चेक करने का ये मतलब नहीं है कि इनका कोई रिलेशनशिप है। इसका सिंपल ये मीनिंग है कि क्या ये वर्थ है, क्या ये ठीक था, क्या जो आप समझते थे मोटिवेशन है रिस्पोंडेंट ने वैसे ही जवाब दिया, क्या रिस्पोंडेंट कंसिस्टेंट था अपने आंसर में, क्या मोटिवेशन से रिलेटेड सारी बातें पूछ ली गई थी। ये सब जो चीज़ें हैं इसका नाम है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, और इसको हम बोलते हैं CFA। तो सैम जिसको हम बोलते हैं, सैम इज एक्चुअली CFA प्लस रिग्रेशन। तो यहाँ पे रिग्रेशन को हम पाथ एनालिसिस भी बोल देते हैं, अदरवाइज ये है CFA। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ कहीं भी आपके दो वेरिएबल में एक वेरिएबल लिकर्ट स्केल पे आ गया, वहाँ कंपलसरी है आपको पहले रिलायबिलिटी वैलिडिटी चेक करना होगा, और अगर ये कंस्ट्रक्ट ठीक है तो फिर इसको रिग्रेशन में जाना होगा, जिसको टोटल को हम सैम बोलेंगे। तो आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि सैम रिग्रेशन से अलग नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ा सा एक असेंशियल पॉइंट है कि सैम में पहले जो कंस्ट्रक्ट है उसमें आप रिलायबिलिटी वैलिडिटी चेक करें, ऑब्वियसली उसमें मॉडल फिट और बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी, पर अगर वो ओके है तभी आप रिलेशन में जाएंगे जिसका नाम पाथ एनालिसिस है और कंबाइंड का नाम सैम है। तो थर्ड, लीडरशिप इन्फ्लुएंसेस परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस है, लीडरशिप कंस्ट्रक्ट है, तो यहाँ पर भी सैम लगना चाहिए, CFA प्लस सैम। और यहाँ पर इस तरह के केस में मोटिवेशन लीडरशिप इस पे भी। ये चारों एग्जाम्पल मैंने बाईवेरिएट के लिए हैं, लेकिन अगर कभी मल्टीवेरिएट हो, मीडिएशन हो, मॉडरेशन हो, रूल्स सेम है यहाँ पे। रूल्स क्या है हमारे कि अगर हमारा कहीं पे भी कोई कंस्ट्रक्ट है, पहले उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी चेक होगी, उसके बाद वो रिलेशन में एंटर होगा। सैम के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग के, जिसमें से एमोस एक सॉफ्टवेयर है IBM कंपनी का, इसके अंदर लिजरेल भी हैं, इसके अंदर और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। प्रोफेसर हेयर ने भी PLS सैम दिया है, स्मार्ट PLS। तो जो पहले तो आप इसका एक बार हिस्ट्री देखिए। एमोस जो है, जिसको हम बोल रहे हैं एनालिसिस ऑफ मूवमेंट स्ट्रक्चर, ये पहले SPSS का एक प्लगइन था। तो मैं आपको यहाँ पे एक बारी इसमें दिखा भी देता हूँ SPSS में। इन द मीनवाइल ये ओपन होता है। मैं आपको बताता हूँ कि एडिन्स वो फंक्शन होते हैं जो एडवांस यूज़र के लिए होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नॉर्मल यूज़र है, नहीं चाहिए तो गो हेड नॉर्मल आप काम करें, लेकिन अगर आप कुछ एड इन फंक्शन आप यूज़ करें तो कुछ एक्स्ट्रा काम आप उस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। ये चीज़ एमोस में थी पहले। बाद में क्या हुआ, एमोस को एक इंडिपेंडेंट बना दिया सॉफ्टवेयर, और अभी ये काफ़ी कॉस्टली हो गया है, एक बहुत ही फुल फ्लैश सॉफ्टवेयर के तौर पे सेल होता है। लेकिन सैम जो बेसिकली बना था वो बना था CFA के लिए, कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस के लिए, ये रिग्रेशन के लिए नहीं बना है। नहीं बनाए का मतलब आप इसमें ऑब्वियसली आप रिग्रेशन कर सकते हैं, पर रिग्रेशन के बहुत सारे अजम्पशंस वो इसमें नहीं होंगे। तो अभी मैंने ये SPSS 24 वर्जन परचेज किया है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखें, आपको कहीं पे एक मिलेगा IBM SPSS सैमोस, यानी ये एक प्लगइन है। यहाँ पे पहले ऐसे होता था, बाद में अलग से सॉफ्टवेयर बना दिया। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बोलता है पहले एक डाटा फाइल खोल लो। ओके, लेट्स ओपन एनी डाटा फाइल। और अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ एमोस पे, तो एक अलग सॉफ्टवेयर खुल जाएगा 24 का। इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास SPSS का 18 वर्जन है तो इसका भी यही वर्जन हो, एमोस का भी, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है। ये बोल रहा है डाटा फाइल में कुछ प्रॉब्लम। ओके, ये हमारा इस तरह का जो डायग्राम आता है इसकी हम बात करेंगे डिटेल में, पर ये हमारा है एक इंटरफेस एमोस का, और ये SPSS का पहले प्लगइन के तौर पे काम करता था। कुछ और बातें, इसके कुछ अपने लिमिटेशंस भी हैं एमोस की, सैम की नहीं, एमोस की। नंबर वन तो ये सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप पे काम करता है। आपने ध्यान दिया होगा रिग्रेशन में भी हम मैक्सिमम लीनियर पे ही काम करते हैं, मैक्सिमम स्कॉलर्स। लेकिन रियल लाइफ के रिलेशन कर्वीलीनियर, लॉग, एक्सपोनेंशियल, इवन नॉन लीनियर भी हो सकते हैं। ये इसकी एक लिमिटेशन है, ये सिर्फ लीनियर पे काम करता है। सेकंड, एमोस
रेशो डाटा पे या लिकर्ट स्केल पे इन पे काम करता है। ये जो कैटेगोरिकल हैं वेरिएबल्स उसको नहीं लेता है, उसको पीएलएस सैम ले लेता है। ये इसका सेकंड एक अजम्पशन बोल लीजिए या लिमिटेशन बोल लीजिए। थर्ड, ये नॉर्मेलिटी पे भी काम करता है कि इसको डाटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो अजम्पशन अगर आपका ना मीट हो, वैसे तो लिकर्ट स्केल में नॉर्मेलिटी अपने आप में एक बहुत ही डिबेटेबल सा इशू है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई इसमें नहीं है नॉर्मेलिटी, गो अहेड विद दिस। लेकिन इसके लिए पीएलएस सैम जो है उसमें इस तरह के कोई एजम्पशन नहीं है नॉर्मेलिटी के, आप उस पर काम कर सकते हैं। फोर्थ, सैम के अंदर जब आप एक कंस्ट्रक्ट बनाते हैं, इस कंस्ट्रक्ट में कुछ मिनिमम नंबर ऑफ स्टेटमेंट भी चाहिए, लाइक सिंगल स्टेटमेंट का कंस्ट्रक्ट नहीं होता इसमें। बेस्ट तो है मिनिमम 3 होनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा 3 क्यों होनी चाहिए। ज़्यादा रखते हैं लोग, लेकिन पीएलएस सैम सिंगल स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट पे भी काम करता है। एमोस में, सीएफए में मिनिमम सैंपल साइज कितना होना चाहिए? इसका मिनिमम सैंपल साइज बिल्कुल जैसा ईएफए का है, यानी केएमओ से डिसाइड होता है। अब हालांकि एमओस में केएमओ नहीं है, पर केएमओ से डिसाइड होगा कि अगर केएमओ 0.6 से ज़्यादा है तो आपका डाटा ठीक है, या जो एक थंब रूल जो बोलते हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट का 5 टाइम्स शुड बी नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट। ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। खैर अभी हम चलते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 इसमें ये है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा, उसमें एक एरर टर्म होती है जिसको हम रेजिडुअल बोलते हैं। देखिए, जब भी हम रिग्रेशन की बात करते हैं तो हम हमेशा लिखते हैं yc इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसका मतलब ये हुआ, इस c को हम नीचे पहुंचा देते हैं, नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स अगर ऐसा है तो इसका मतलब हुआ जो भी मेरा y है और yc सेम होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो बोल दिया अगर a इतना है b इतना है, x से मल्टीप्लाई करो y आ जाएगा। पर ऐसा कभी नहीं होता। होता क्या है, हमेशा रियल लाइफ में ऐसा होता है, यानी a प्लस बी एक्स प्लस एरर। इसका मतलब जो y से एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो हमारा एरर में चला गया। तो ये जो हमारा सैम है ये हमेशा इसके ऊपर काम करता है। एक मिनट, मैं इसको हटा दूं। सी ये कैसे हटेगा? जो हमारा एमोस है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल में हमेशा ही एरर टर्म होगी जिसको रेजिडुअल हम बोलते हैं। ये एक रूल है। तो ऊपर के जो मैंने 4 लिखे थे वो 4 एक्चुअली ऐसे लिखे जाएंगे। पांचवा रूल ये है कि नन ऑफ द सर्कल कैन एग्जिस्ट विदाउट अ बॉक्स। आप बॉक्स तो कर सकते हैं, यानी जो ऑब्जर्व वेरिएबल है वो तो हम ला सकते हैं, पर सर्कल नहीं आ सकता। सर्कल के लिए, सर्कल मतलब कंस्ट्रक्ट वेरिएबल, उसके लिए मिनिमम 3 स्टेटमेंट होनी चाहिए हमारे पास। एंड लास्ट रूल, जब भी हम एरर टर्म्स की बात करते हैं या स्टेटमेंट्स की, उसमें एक रिग्रेशन वेट एक कंसेप्ट आएगा। एक रिग्रेशन वेट 1 होना चाहिए, इससे अनआइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ये 6th रूल मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ आपको क्या होता है। अभी के लिए हम सिर्फ लिख लेते हैं कि एक अनआइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम आती है। ये 6 रूल पे हम काम करने वाले हैं। और एमोस के मैंने आपको कुछ लिमिटेशंस बताए कि ये नॉर्मेलिटी मांगता है, ये लीनियरिटी पे काम करता है, ये कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को नहीं लेता है, हाँ, इसमें कुछ सैम्पल साइज की रिक्वायरमेंट है, और फाइनली एक कंस्ट्रक्ट में मिनिमम 3 स्टेटमेंट होनी चाहिए। आइडली 2 भी पे काम कर सकते हैं पर एक नहीं हो सकती है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एमोस के इंटरफेस की, काम शुरू कैसे करते हैं, क्या एरर्स आते हैं, क्या कलर्स हैं, इनकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू।